पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। नमस्कार, जोहार। तो इस वीडियो में हम लोग जो कल एग्ज़ाम हुआ है 17 तारीख को बैकलॉग 2023 का, तो उसका झारखंड वाला पेपर देखेंगे, पेपर 2। ये सेट डी है और थोड़ा सा कटअप पर भी डिस्कस करेंगे। बाकी आइए मिलाते हैं कौन सा आंसर सही होगा। लगभग जहाँ तक कोशिश है सारे के आंसर सही हैं, और अगर आपको किसी में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्रा। झारखंड का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो लातेहार है। अबुआ आवास योजना के तहत तीसरे चरण में कितने पक्के मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया? तो 2.5 लाख। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना झारखंड राज्य के किस गांव से आरंभ की गई? वो लिहातू से, खूंटी से। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक झारखंड उड़ीसा राज्य के दौरे में थी। यहाँ पर उसने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कौन से दीक्षांत समारोह में भाग लिया था? तो 3rd होगा। गणतंत्र दिवस परेड में तसर सिल्क झांकी का प्रदर्शन किया गया। ये कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो 75वां था। रैयत अंतर्निहित है, तो ये आपका तीनों होगा, उपरोक्त सभी। अधिभोगी रैयत भी होता है, गैर अधिभोगी भी और खुदकट्टी अधिकार वाले रैयत भी होते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्षों तक लगातार भूमि धारण करने के बाद एक रैयत आमतौर पर भूमि में बंदोबस्त रैयत प्राप्त करता है? तो 12 साल। बेंटी बगड़ा चूना पत्थर परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। पलामू नहीं है, कई जगह पर पलामू आपको दिखा होगा, लेकिन पलामू नहीं है, यह रांची में है। भारत की अवरग राजधानी एवं चमकीली धरती के उपनाम से झारखंड में किसे जाना जाता है? कोडरमा को। तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं आता है? तो इसमें खंजीरा होगा, लेकिन हिंदी वाले में जो है आपका कामरा कर दिया है। ट्रांसलेशन सही नहीं है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कब लागू हुआ? तो 11 नवंबर 1908 को। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत खास ग्राम शब्द का अर्थ क्या है? तो एक ऐसा गांव जहां कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान नहीं है, वो आपका जो है खास ग्राम कहलाता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत का अर्थ कृषक से है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर भूमि को मूल मालिक को वापस किया जाता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के अंतर्गत कौन ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो उपायुक्त करता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो संथाल परगना प्रमंडल पर होता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत प्रति भूमि का बंदोबस्त किसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है? तो उपायुक्त के। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है काश्तकारी मामलों में पूर्णतया वर्जित। ये बी ऑप्शन होगा इसका। भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत छोटा कृषक, ये आपका एक खेती है जिसके पास 2 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि, ये होगा। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? 2021 में। मुंडाओं की प्रशासनिक प्रणाली की प्रकृति क्या थी? तो गणतांत्रिक थी। नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगनेत को कौन से कार्य का दायित्व था? तो परगना का राजस्व संग्रह करने का दायित्व था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है? तो इसमें सी होगा। नए तथा पुराने गांव सामाजिक तथा प्रशासनिक मामलों में एक इकाई के रूप में कार्य नहीं करते थे, तो ये सी ऑप्शन होगा। मोड़े होड़ या 5 मनुष्यों की प्रणाली किस पंचायत की प्रचलित थी? तो संथाल मांझी पंचायत के अधिकारी। निम्नलिखित में कौन सी सदान जनजाति झारखंड के साथ साथ भारत के अन्य भागों में निवास करती है? तो नाग दूसरे जगहों पे भी रहे हैं। उसके बाद अम्बेल, उम्बेल, अदर, ये मुंडा का अंतिम संस्कार होता है। नागवंशी राजाओं ने मानकी पद का नाम बदलकर भुइंयर कर दिया था। ढोकलो सोहर कड़िया जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, इसके पदाधिकारियों के संबंध में सही उत्तर क्या है? तो इसमें आपका करताहा है। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के कार्य संचालन के लिए मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? तो सभी होगा। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था की कौन सी प्रकृति सर्वाधिक प्रमुख है? तो ये सामाजिक है। गोपाल प्रसाद दुबे निम्नलिखित में किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो छौ नृत्य क्या है? नृत्य। इस सवाल को लेकर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। बाकी इसके आप आंसर बता सकते हैं। बलबीर दत्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो उन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सही नहीं है क्योंकि उनको 2017 में दिया गया था। 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन झारखंड समन्वय समिति के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये जो डी ऑप्शन है कि इस समिति द्वारा 25 एडहॉक कमिटीज़ बनाई गई थी, ये गलत है क्योंकि जेएमएम के विरोध के कारण जो है ये पूरा अपना ये काम जो है पूरा नहीं कर पाई थी और ये असफल हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानी बुधू भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने रुपयों का इनाम रखा? 1000 रुपये। झारखंड में भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? करम। झारखंड में संथाल समुदाय की लोक कथाओं का संग्रह और संकलन किस विद्वान ने किया? बाबूलाल मुर्मू। झारखंड की पारंपरिक पैतकर चित्रकला जिसे स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वी सिंहभूम। सदाई बापला विवाह संस्कार झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है? संथाल। झारखंड के जनजातीय गांवों में नृत्य एवं संगीत का प्रमुख केंद्र क्या कहलाता है? अखड़ा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन दूसरी बार किस वर्ष झारखंड के मुख्यमंत्री बने? तो 2008 में। पहली बार 5 में बने थे, 3 बार बने थे, तो दूसरी बार 8 में। झारखंड की किस जनजाति को शिकारी और भोजन संग्रहता की श्रेणी में रखा जाता है? तो बिरहोर है। फग्गू खद्दी, धुड़िया, जेठवारी, कर्मा, डोमकच पारंपरिक नृत्य किस समुदाय से है? तो उरांव से है। ये आपको वाद्य यंत्र का विशिष्टता के साथ करना है, मिलाना है। तो सिंगा जैसे भैंसे के सिंग से बनता है। केंद्रीय झारखंड का बायलिन कहा जाता है। धमसा विशाल लोह ताल वाद्य होता है, उसको ठोक कर बजाया जाता है। और एक तारा संतों द्वारा प्रयुक्त तंत्री वाद्य। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। झारखंड का पारसनाथ पहाड़ जैन तीर्थयात्रियों के अलावा किस जनजातीय समुदाय के लिए भी सांस्कृतिक महत्व रखता है जो इसे मारांग बुरु के रूप में पूजते हैं? तो संथाल है। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? रघुनाथ निरपति। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना रांची में कब हुई? तो 1964 में। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी झारखंड के किस शहर में है? जमशेदपुर में है। 1886 में हो काजी शीर्षक का व्याकरण ग्रंथ हो भाषा के लिए बनारस से प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कौन? तो भीमराव सोलंकी। 1894 में गगन चंद्र बनर्जी ने खड़िया भाषा पर पुस्तक लिखा, उसका नाम इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। आष्टिक भाषा समूह की कौन सी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है? तो मुंडा भाषा परिवार का है, जिसमें आपका हो होगा। देश की पुकार शीर्षक के साथ एक पुस्तक स्वतंत्रता के पूर्व प्रकाशित हुई थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके लेखक कौन थे? तो गुलाब नारायण तिवारी थे। डेक्कन ट्रैप के रूपांतरण के कारण किन जिलों में बॉक्साइट का निर्माण हुए? तो लोहरदगा लातेहार में। रिनपास का पुराना नाम रांची मेंटल हॉस्पिटल है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का उद्योग में हिस्सा। तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि 42.7% है उसके अनुसार, तो ये चैलेंज हो सकता है। 57, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सभी सत्य हैं सिवाय सी के। उन्हीं उद्योग का अधिकांश हिस्सा रांची जिले में केंद्रित है, ये सही नहीं है। झारखंड में सबसे प्राचीन शैल संरचना तो आर्कियन है। निम्नलिखित नदियों को उनकी प्रवाह की दिशा से मिलाइए। तो जैसे कांची, खरकई, कसाई ये दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण कोयल और शंख दक्षिण दिशा में, अजय ब्राकर ब्राह्मण पूर्वी दिशा में, औरंगा और आपका अनंत अमानत होगा। औरंगा अमानत की बात की जा रही है तो उत्तर पश्चिम दिशा में, तो बी ऑप्शन सही होगा। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सन 2015-16 में झारखंड के पास देश का कोयला लोहा कितना था? तो 27.37% और 25.7%। झारखंड राज्य इन 3 खनिजों का एकमात्र उत्पादक है, कोकिंग कोल और यूरेनियम पायराइट का। ये आपका पूछ रहा है कि ब्लैक और कलर ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? तो ये आपका होगा दुमका, जामताड़ा, कोडरमा। ये राइट ऑप्शन है जो आपके दिए हैं ऑप्शन में, इसमें दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, तो वो सही है। जैसे पहला में गिरिडीह नहीं होगा, दूसरा में फिर आपका पश्चिम सिंहभूम नहीं होगा, फिर इसमें सरायकेला खरसावां, तो आपका ये राइट ऑप्शन दुमका, जामताड़ा, कोडरमा है। गोवा जलप्रपात चतरा में है। कांच उद्योग में प्रयोग किसका नहीं होता है? तो बॉक्साइट का नहीं होता है। झारखंड देश में तसर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो बता रहा है कि तसर के संबंध में, तसर रेशम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है मलबरी उससे अधिक चमकदार होता है, जबकि इसमें ये कह रहा है कि यह शहतूत के रेशम से अधिक चमकदार होता है, तो ये गलत है। उसके बाद मिलान में आते हैं। उधवा झील साहिबगंज में है। दलमा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां।
तोपचाची वन्यजीव आपका धनबाद, लावालौंग, चतरा में। तो ए ऑप्शन सही होगा। झारखंड राज्य कार्य योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता और खनिज संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस जिले में वन क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक है? देखिए, यहाँ पर आपको ये नहीं पूछ रहा है कि एरिया कहाँ है, अनुपात पूछ रहा है। किस जिले में वन क्षेत्र का अनुपात अधिक है, प्रोपोर्शन कहाँ पर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है? अपलैंड अंडर फॉरेस्ट कवर। तो ये आपका पश्चिम सिंहभूम होगा, क्योंकि पश्चिम सिंहभूम में जो है आपका वन क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक है राज्य में। वैसे इस सवाल को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न जरूर है, लेकिन जैसे क्वेश्चन है उसको अगर देखते हैं तो पश्चिम सिंहभूम की संभावना है। झारखंड में स्थित निम्नलिखित संरक्षण स्थलों में से कौन सा स्थल रामसर कन्वेंशन की आर्द्रभूमि सूची में शामिल हो सकता है? तो उधवा। झारखंड के प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाए जाने वाले सल्वेनिया और जलकुंभी है आक्रामक पौधे। कार्बन क्रेडिट किस लिए है? तो कार्बन उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला कर है। निम्नलिखित में कौन से झारखंड राज्य की जलवायु परिवर्तन नीति पहल नहीं है? तो औद्योगिक कार्बनीकरण एवं विकेंद्रीकरण ये नहीं है। झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना का मसौदा किस वर्ष तैयार किया गया था? तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर क्लाइमेट एक्शन प्लान देखिएगा तो उसमें फर्स्ट ड्राफ्ट की बात 2013 में की गई है, तो इसलिए चैलेंज हो सकता है। झारखंड राज्य में झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा चिन्हित किया गया? तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। झारखंड राज्य में आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होता है, दिसंबर में हल्की बारिश होती है। झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतियों का आकलन योजना कौन से मंत्रालय विभाग द्वारा किया जाता है? तो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। झरिया कोलफील्ड आग प्रबंधन मुख्यतः किस अधिनियम से संबंधित है? तो खान अधिनियम 1952। झारखंड में खेल कोटे से सरकारी नौकरी पाने वाली पहली खिलाड़ी है अरुणा मिश्रा। झारखंड में आपदाओं के संबंध में विचार कीजिए। तो झारखंड में सूखा एक सामान्य आपदा है, बिल्कुल सही है। बाढ़ मुख्यतः दामोदर नदी घाटी में होती है। तो झारखंड में दामोदर नदी घाटी में बाढ़ नहीं आता है, इसको शेर ऑफ बंगाल कहा जाता है, शेर ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल में बाढ़ लाती थी, तो इसलिए ये गलत है। चक्रवात अक्सर झारखंड को प्रभावित करते हैं, तो ये भी सही है। बंगाल की खाड़ी के जो चक्रवात है वो अक्सर झारखंड को प्रभावित करते हैं, तो 1 और 3 आपका सही होगा। बाढ़ मेनली आपको साहेबगंज में आते हैं, जो कि गंगा नदी घाटी में बेसिन में है। झारखंड का कौन सा जिला भूकंपीय क्षेत्र 4 उच्च भूकंप जोखिम वाला है? साहेबगंज। भारत में लोगों को आकाशीय बिजली से चेतावनी देने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो दामिनी ऐप का। झारखंड में सबसे अधिक मृत्यु किस प्राकृतिक आपदा से होती है? तो आकाशीय बिजली से। झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार कृषि भूमि में क्या शामिल है? तो सभी शामिल है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत निम्न में कौन उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं आता है? तो चमड़ा और जूता निर्माण। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के उद्देश्यों में निहित है, ये सभी होगा। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का वार्षिक बजट 25 करोड़। झारखंड खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 2006 में। बिरसा मुंडा पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो 6 को दिया जाता है। बुधवा उरांव किस खेल संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना 1907 में की गई। बोकारो इस्पात कारखाना से उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1972 में। एचईसी किस देश के सहयोग से बना है? तो सोवियत संघ। अगला जो सवाल है कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गाँवों के क्षेत्र अथवा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं? तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। झारखंड का निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये धनबाद में। झारखंड पर्यटन नीति 2015 के प्रमुख उद्देश्य क्या है? 2015 के प्रमुख उद्देश्य तो सभी होगा। भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में? तो 40%। भारत में ला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये पहला तो है कि हड़िया दारू से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका देती है। दूसरा है कि जो भी चिन्हित महिलाएं हैं उसको इच्छा अनुसार वैकल्पिक स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिया जाता है। तो ये आपका ए और 1 और 2 होगा, मतलब बी ऑप्शन होगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना किस विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा।
और गुरुजी स्टूडेंट कार्ड में 15 लाख रुपए अधिकतम दिए जाते हैं। दोनों सवाल को अगर हम लोग देखते हैं तो पहला सवाल जैसे मॉडरेट टू टफ है, लेकिन ये सवाल भी जो है आपका पेपर 2 झारखंड का, ये भी आपका इजी नहीं है, इसको भी मॉडरेट कहा जा सकता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे आपको एससी में 3 सीट है, तो जैसे पेपर वन आपका, चलिए थोड़ा सा आते हैं, पेपर वन आपका जो है ये मॉडरेट टू टफ है। पेपर वन आपका मॉडरेट टू टफ है। मॉडरेट टू टफ है। पेपर 2 हम लोग मॉडरेट में रख सकते हैं, इजी भी नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग है। तो अब जैसे एससी के 3 सीट हैं, तो इसमें आपको 15 गुना यानी 45 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा पीटी के लिए। इसके अलावा बीसी 1 में आपके जो हैं 14 सीट है, तो उसके हिसाब से 14 गुना 15 यानी करीब आपका 210, यानी कहें तो 250 तक जो है इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका एक एक्यूरेट नंबर नहीं होते हैं, नंबर बढ़ते ही हैं, ज़्यादा लिए ही जाते हैं। BC2 में आपका 11 सीट है, तो यहाँ पर भी वही होगा, करीब इसमें मान के चलिए कि 165 होता है, तो 200 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका है एसटी में 17 सीट है, तो 17 के हिसाब से देखेंगे तो 255 यानी करीब इसमें 300 कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे। तो ये जो है हमारा इसमें 50 प्लस ही रहेगा, 60 के आसपास एससी में। तो ये मोटा मोटी आप मान के चलते हैं कि इतना सिलेक्शन होगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है और संभावना उस बात का ज़्यादा है, कम तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा है। अब इसमें है कि कटअप किया जा सकता है, तो कटअप को लेकर अगर हम लोग देखें तो जैसे एससी में सिर्फ 3 सीट है, अब टोटल आपका जो है अपीयरिंग जो फॉर्म गिरे जैसे न्यूज़ में आया था तो 32,000 है। अब पार्टिसिपेशन कितना हुआ है ये अभी तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रहे हैं वो जितना फॉर्म फिल हुआ, जितना एडमिट कार्ड जारी हुआ 32,000 को उसी को दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये बताना मुश्किल है। लेकिन 60% का अटेंडेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो मतलब 20,000 जो है आपके पार्टिसिपेट किए हैं, ये एक अनुमान है। दूसरा एक अनुमान ये भी कहा जा सकता है कि एसटी और BC1 ये 2 कैटेगरीज में भीड़ ज़्यादा रहेगा, इसका उम्मीद है, इसका एक अनुमान कह सकते हैं हम लोग। तो एससी में कटअप जैसा क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कटअप आपका 130 प्लस ही रहने का उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी कम कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाने हैं, तो 130 प्लस अगर आप हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ हैं। जहाँ तक BC1 और BC2 का सवाल है इसमें, तो इसमें भी बड़ी मात्रा में जो है आपके सिलेक्शन करीब 500 कैंडिडेट का सिलेक्शन दोनों ग्रुप में मिलाकर होगा, तो उम्मीद करते हैं इसका आपका जो है 123 प्लस जो है, या 120 प्लस 122 प्लस, और ये भी करीब जो है वही 123 प्लस रहने की संभावना कह सकते हैं इसमें। एसटी का जहाँ तक है तो इसका कह सकते हैं 117 प्लस अगर आपका है तो अच्छा मार्क्स है, और इस बेस पे आप देख सकते हैं, हाँ हो सकता है बढ़े घटे वो अलग बात है, लेकिन ये एक अनुमान है, जैसे क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से। एक बहुत सिंपल सा मेथड आप ये लगा सकते हैं कि रेगुलर में जबकि आपका सेम इतना ही एज ग्रुप के थे, लेकिन उसमें 2,18,000 फॉर्म गिरे थे, मतलब कि आपका 1,80,000 करीब जनरल या कह सकते हैं जनरल कैटेगरी में फॉर्म डाले गए हों। हो सकता है इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे एसटी एससी के जो बैकलॉग ना भरे हों, लेकिन उसकी संख्या काफ़ी कम हो, तो 32,000 मतलब 20,000 में फाइट है आपका, बहुत कम है। रांची सेंटर भी दिया था तो बहुत दूर से लोग आए भी नहीं,
तो इस हिसाब से जो है कटअप नीचे ही रहने के, क्वेश्चन का जैसा पैटर्न है उसके हिसाब से नीचे ही रहने की संभावना है। बाकी इंतज़ार कीजिए आपके रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि वही फाइनल करेगा। हाँ, हमारा अनुमान जो है ये इसी पर आधारित है। धन्यवाद। धूमकुड़िया में अभी क्लासेस जो मेंस के लिए चलाई जा रही हैं, वो प्रोग्राम आपको सुबह 6 बजे से शुरू होता है और ये आपको जो है रात को 9:15 बजे तक चलेगा, अलग अलग स्टेज में। सुबह 6 बजे टॉपिक डिस्कशन होंगे, फिर आपको शाम को 7:15 मेंस MCQ, फिर आप 7:45 से मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, रात में फिर आपको नोट्स दिया जाता है और सुबह फिर आपका आंसर रिव्यू 6 बजे से होता है और टॉपिक डिस्कशन होता है। तो ये एक जो है डेली प्रोसेस पे है और ये लगातार अभी मेंस के लिए चलाया जा रहा है धूमकुड़िया की ओर से। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर, या धूमकुड़िया.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।